सबको नमस्कार। आज हम जो अपन स्टार्ट करते हैं बीएससी फाइनल, बीएससी पार्ट थर्ड में। जैसे आपको सबको पता है कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हो। आप बीएससी में पेपर जो हैं आपको बताइए 3 है, और पेपर 3 में एक इनऑर्गेनिक का, एक ऑर्गेनिक का और एक है फिजिकल का। और फिर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल जो है उसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो आता है 33 नंबर का, 33 नंबर का। और फिजिकल वाला 34 नंबर का। टोटल 100 नंबर का थ्योरी का पेपर आपका, और 50 नंबर जो है वो आपके प्रैक्टिकल के। टोटल 150 नंबर का आपका पूरा ये केमिस्ट्री वाला पार्ट रहता है बीएससी थर्ड ईयर में। ऐसे ही फर्स्ट ईयर में, ऐसे ही कितने सेकेंड ईयर के अंदर है। अब पार्ट थर्ड के अंदर जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है, बुक है वो कौन सी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में है ना, वैसे 5 यूनिट है आपके सिलेबस में। कितनी है? 5 यूनिट है। पहली स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली है, दूसरी है आपके विषम चक्रीय हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की है, जिसमें फ्यूरेन वगैरह है, पिरोल है, थायोफिन वगैरह है, पिरिडीन है, पिपरिडीन वगैरह, उनकी हम स्ट्रक्चर वगैरह है, उनमें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ना वो है। थर्ड यूनिट आपके कार्बोहाइड्रेट की है। फोर्थ यूनिट जो आपको एमिनो एसिड है, पेप्टाइड प्रोटीन्स वगैरह हैं वो हैं। और 5 यूनिट आपके हैं वो है फेट है, जैसे ये ऑयल्स वगैरह हैं उनके बारे में है। तो आपके टोटल 5 यूनिट हैं। 5 में आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ईजी सी यूनिट है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 3, जो आपने पहले भी पढ़ी है। और उस यूनिट का नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम पढ़ेंगे वो मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में पढ़ेंगे हम ग्लूकोज के बारे में और फ्रक्टोज के बारे में। मेन आपकी 2 चीज़ें मेन है, उनका आपस में चेंज होना किस प्रकार से, बीच बीच में उसमें कुछ पॉइंट आएंगे वो। और फिर ओलिगोसेकेराइड जो इसके अंदर हम डाइसेकेराइड पढ़ेंगे। एक तो सुक्रोज, एक लेक्टोज और एक है माल्टोज। 3 डाइसेकेराइड पढ़ेंगे, उनकी स्ट्रक्चर वगैरह है वो सारा इसमें करेंगे। लास्ट में पॉलीसेकेराइड, उसके अंदर हम स्टार्च और सेलुलोज के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना ये टोटल रहेगा यूनिट नंबर 3 में कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले की कार्बोहाइड्रेट है क्या? अब देखो, कार्बोहाइड्रेट जो है ना, एक बार इसको मिटा देता हूं मैं। कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में पहला जो टॉपिक हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। होता है क्या कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग क्या है? फर्स्ट लिखो हेडिंग कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट में इसका अर्थ क्या है? कार्बोहाइड्रेट में इसका अर्थ क्या है? अब देखें, जैसे नाम से, इस नाम से आप बता सकते हो नाम में क्या है। ये 2 शब्दों से बना है। 2 शब्द कौन से हैं? एक तो है कार्बन, प्लस एक शब्द क्या है? हाइड्रेट। कार्बन और हाइड्रेट। कार्बन मीन्स कार्बन है ही, और हाइड्रेट मीन्स होता है जल, यानी H2O। तो सबसे पहले इसकी सबसे पुरानी डेफिनेशन जो है ना कार्बोहाइड्रेट की, वो ये है कि सबसे पहले कहा गया कि कार्बन और जल से मिलकर बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाए। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? पुरानी इसकी परिभाषा क्या है? कार्बन व जल से मिलकर बने यौगिक, मिलकर बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बन व जल से मिलकर बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। और इसका सामान्य फॉर्मूला क्या रखा गया? सामान्य सूत्र कार्बोहाइड्रेट का, सिंपल फॉर्मूला जो रखा गया, CH2OY। कार्बन जोड़ते जाओ और जल के अणु साथ जोड़ते जाओ, तो क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा। इसके एग्जाम्पल्स भी बताए गए कि जैसे ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसको लिखें इस फॉर्मूले के द्वारा, तो आप क्या लिखोगे? C6H2O6।
इस फॉर्मूले के द्वारा आप लिख सकते हो कार्बोहाइड्रेट को। इसी प्रकार से शुगर है, कोई भी शुगर में लैक्टोज है, माल्टोज है या सुक्रोज है, सबका फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। इनमें थोड़ी स्ट्रक्चर में भिन्नता होती है, जुड़ने वाली दोनों यूनिट है वो अलग अलग होती है बस। अब इसका फॉर्मूला C12H22O11, इसको लिखा जाए इस फॉर्मूले से तो C12 और H2O11, तो इसको हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को। ऐसे ही राइबोज शर्करा है, मतलब जो भी है राइबोज, राइबोज में C5H10O5, इसको भी आप इस फॉर्मूले से दर्शा सकते हो C5H2O5। तो सबसे पहले ये कहा गया कि कार्बन व जल से मिलकर बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, और इसका सामान्य फॉर्मूला रखा गया CxH2O के रूप में रखा गया। और इसको फिर ये कुछ कार्बोहाइड्रेट है सारे, ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये सारे इस फॉर्मूले का पालन करते हैं। ये कहा गया जो इस फॉर्मूले का पालन करेगा वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। लेकिन बाद में ये हुआ, कुछ यौगिक ऐसे हुए जो इस फॉर्मूले का पालन करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। आगे क्या लिखो अगला पॉइंट है, कुछ यौगिक कंपाउंड, कुछ यौगिक इस सूत्र का पालन करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल में जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, अगर आप लिखो फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में, तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है HCHO, या इसको मिला के लिखे थे लिख दें CH2O, एक ही बात है। और अगर इसको इस लिखें, इस फॉर्मूले से रखें, इस फॉर्मूले का पालन कर रहा है ये C1H2O1, ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है कौन, फॉर्मेल्डिहाइड, फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी प्रकार से लिख दें जैसे एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला CH3COOH, अगर इसको मिला के लिखें तो C2H4O2 ये है। और इसको लिखें, इस फॉर्मूले से लिखें, क्या लिखोगे C2H2O2, यानी इस फॉर्मूले का पालन कर रहा है। तो ये यौगिक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी इस फॉर्मूले क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट थे, पालन कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी पालन कर रहे हैं। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे भी हैं जो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन फिर भी इस फॉर्मूले का पालन नहीं करते। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे, कुछ यौगिक कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी इस सूत्र का पालन नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल लिखें, जैसे डीऑक्सीराइबोज, जो डीएनए के अंदर शुगर होती है शर्करा, वो डीऑक्सीराइबोज, ये कार्बोहाइड्रेट है। अगर इसका लिखे फॉर्मूला तो आप लिखोगे C5H10 और O4 हो गया ये। अब इसको आप इस फॉर्मूले के द्वारा लिख नहीं सकते, कार्बोहाइड्रेट होते भी है फिर भी इस फॉर्मूले का पालन नहीं कर रहा है। इसका मतलब तीनों बातें होगी, कार्बोहाइड्रेट है इस फॉर्मूले का पालन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट है इस फॉर्मूले का पालन नहीं कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है फिर भी पालन कर रहा है। इसका मतलब है वो भी कर रहा है, नहीं है वो भी कर रहा है वो नहीं भी कर रहा है। तो सारे क्या हो गए, सारे मिक्स हो गए सारे। तो फिर ये जो है इसकी डेफिनेशन ये सही नहीं मानी गई कि इसमें सारे आ गए, जो है वो भी आ गया, जो नहीं है वो भी आ गया, जो है वो इस फॉर्मूले का पालन नहीं भी कर रहा है ऐसा भी हो गया। फिर क्या हुआ, ये नाम इतना अधिक फेमस हो गया कि इस नाम को चेंज करना पॉसिबल नहीं था, इसके नाम को चेंज नहीं किया गया, लेकिन इसकी ये पुरानी डेफिनेशन है इसको चेंज कर दिया गया, और चेंज करके फिर के इसकी एक आधुनिक परिभाषा दी गई। अब वो कौन सी दी गई देखो, इतना उतार लो, ये पुराना कंसेप्ट है किसका,
कार्बोहाइड्रेट का। इसके बाद देखो अगला लिखो हेडिंग, कार्बोहाइड्रेट की नई परिभाषा या आधुनिक परिभाषा, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और मॉडर्न डेफिनेशन के अंदर क्या है, ये कहा गया, क्या कहा गया, जैसे हम कहते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज को हम क्या लिखते हैं ऐसे, इस तरह से CHO, आगे पूरा पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में, CHOH, ऐसे CHOH लिखते जाए यूं, CHOH इस तरह से, CHOH कितने हो गए ये 5, और लास्ट में CH2OH। किसका फॉर्मूला ये है ग्लूकोज का, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये कहा गया। अब CHO ग्रुप मतलब एल्डिहाइड समूह, अगर आप फ्रक्टोज लोगे तो उसमें ग्रुप आ जाएगा, कीटोन वाला ग्रुप आएगा, आगे स्ट्रक्चर बताएंगे आपको। तो यहाँ ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड, फ्रक्टोज लोगे वो भी कार्बोहाइड्रेट, उसमें यहाँ कीटोन आ जाएगा। तो यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर या तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा, या मिलेगा आपको कीटोन वाला ग्रुप मिलेगा। और एल्डिहाइड कीटोन को क्या बोलते हैं, सम्मिलित रूप से कंबाइंड क्या बोलते हैं उसको, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट कार्बोनिल यौगिक है, एक पॉइंट। दूसरा, इसमें OH समूह की संख्या ज्यादा है, बहुत ज्यादा संख्या में, जिनमें OH संख्या ज्यादा होना उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी। इसका मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक, या तो हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल यौगिक हो, या जैसे स्टार्च देखे ना, स्टार्च आगे संरचना पढ़ेंगे स्टार्च की हम, रेखीय संरचना और ऐसे तिर्यक बंध वाली संरचना पढ़ेंगे, तो वहां अल्फा एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन पढ़ेंगे। तो वहां देख रहे हैं स्टार्च में ग्लूकोज की कई जुड़ जाएगी, और जुड़ जाएगी तो ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ना, ये एल्डिहाइड या कीटोन जो है वो ग्रुप, ये ग्रुप क्या है आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद ये कार्बोनिल समूह नहीं रहता फिर। इसका मतलब स्टार्च में कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, लेकिन पॉलीहाइड्रोक्सी है, लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट है। तो ये फिर ये कह दिया गया कि जिनका अगर हम जल अपघटन करें, अगर हम स्टार्च को तोड़े तो स्टार्च से वापस क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा। इसको यूं कह दिया कि पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक हो, या जिन यौगिकों के हाइड्रोलिसिस से यानी जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हो, वे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो इसकी न्यू डेफिनेशन क्या है, इसका मॉडर्न डेफिनेशन, की मॉडर्न डेफिनेशन है आधुनिक परिभाषा, और वो क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी, जो आपको याद करनी है वो है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक, या जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं, या तो खुद क्या हो, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हो, या जिनके जल अपघटन से क्या पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं, कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं, यौगिक प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसे फिर आप ग्लूकोज है ना, फ्रक्टोज, मेनोज, राइबोज, स्टार्च है ना, सेलुलोज, ये सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक है, या इनके जल अपघटन से क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक आपको प्राप्त हो जाएंगे, ये कहलाएंगे क्या है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो इसकी नई परिभाषा है, ओल्ड कंसेप्ट को फिर हटा के इसको नई परिभाषा देगी कार्बोहाइड्रेट की, ये आपको याद रखनी है, इसकी आधुनिक परिभाषा है। अब हमारा अगला जो पॉइंट है, जो एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछते हैं उसमें से,
और पॉइंट जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उनको हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं, कौन कौन से इसके टाइप हो सकते हैं। तो अगला लिखो हेडिंग कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगला लिखो हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अगला लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को क्या हम दो आधार से बांट सकते हैं, इन्हें निम्न प्रकार से, निम्न प्रकार से दो आधार या बेस, दो आधार के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, किया जा सकता है। दो आधार है बांटने के। अब देखो दो आधार कौन से हैं, इसका हम छोटा सा एक चार्ट बनाएंगे, है ना। एक बार इसको मिटा के मैं चार्ट बनाता हूं, और ये चार्ट ही आपको मेन याद रखना है, इसी चार्ट के अंदर हम सब कुछ लिखते जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट है, उसको बांटने के मेन दो आधार हैं। कार्बोहाइड्रेट को बांटने के दो आधार हैं। एक तो होता है भौतिक गुण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। और एक है सेकंड, दूसरा जल अपघटन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन के आधार पे। और भौतिक गुण के आधार पे, है ना, इसको फिजिकल प्रॉपर्टीज है कैसी, उसके आधार पे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है कि दिए गए कंपाउंड का रंग कैसा है, उसका गंध कैसी है, जल में घुलता है कि नहीं घुलता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है भौतिक गुण। इसके आधार पे इसको दो टाइप में बांटते हैं। ये दो टाइप है, एक को बोलते हैं शर्करा यानी सुगर, और एक को बोलते हैं अशर्करा यानी नॉन सुगर। दूसरा है नॉन सुगर, अशर्करा। अब देखो शर्करा में क्या याद रखना है, कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। शर्करा में पहला पॉइंट, फर्स्ट, शर्करा क्या होती है, रंग में सफेद होती, रंग में सफेद। स्वाद में क्या होती है, शर्करा जाना में तो आप चीनी याद रखो, चीनी में जो प्रॉपर्टी है वो किस में होती है, सारी शर्करा वाले पार्ट में। रंग में सफेद, स्वाद में मीठी होती है, स्वाद में मीठी है। इसके अलावा इनकी क्या क्रिस्टलीय संरचना होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, निश्चित इसके क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर यानी से क्रिस्टल बने, जैसे चीनी वगैरह में होता है, है ना। तो क्रिस्टलीय संरचना होती है। और इसके अलावा जल के अंदर क्या होती है, विलेयशील, सोल्यूबल इन वाटर, जल में विलेयशील होती है, जल में विलेयशील। जल में विलेयशील है। ये प्रॉपर्टी जिसमें पाई जाएगी ना, वो किस में आएगा, सारे शर्करा के अंदर आएगा। और शर्करा में आप याद रखो एग्जाम्पल में सारे मोनो व डाइसेक्राइड सारे इसमें आ जाएंगे, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, राइबोज, मेनोज,
मेनोज, ग्लेक्टोज, ठीक है ना। जैसे लेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये सारे किस में आते हैं? ये सारे क्या है? शुगर यानी शर्करा वाले पार्ट में आएंगे, सारे शर्करा है। ए शर्करा है ना, इसकी प्रॉपर्टीज में रंग में क्या होती है? रंगीन होती है। अब ए शर्करा में आप याद करो, लकड़ी याद कर लो, लकड़ी यानी सेलुलोज है, लकड़ी की कैसे होता है वो सारा याद रखना है। तो रंग में रंगीन होती है, रंगहीन। स्वाद में स्वादहीन, स्वाद में स्वादहीन, स्वादहीन होती है। फिर अक्रिस्टलीय संरचना होती है, लकड़ी की कोई निश्चित संरचना नहीं होती, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, अक्रिस्टलीय संरचना होती है। इसी प्रकार से लकड़ी जल में नहीं घुलती, जल में क्या होती है? अविलेय होती। जल में क्या होती है? अविलेय यानी घुलनशील नहीं होती। इसमें एग्जांपल्स जो आपको याद रखनी है, एग्जांपल्स कौन से याद रखने हैं? जैसे स्टार्च है, पॉलीसेकेराइड सारे इसमें आ जाएंगे, पॉली वाले सारे, स्टार्च, सेलुलोज, इसमें आ जाएंगे सारे, ये नॉन शुगर या अशर्करा वाले पार्ट में आ जाएंगे। अब देखो भौतिक गुण के आधार पे इसको हमने दो प्रकार में बांट लिया। एक तो चीनी वाला पार्ट, उसमें आप याद रखो रंग में सफेद है, जल में घुलनशील होती है, स्वाद में मीठी होती है, क्रिस्टलीय संरचना होती है। ये सारे शर्करा वाले पार्ट है। शर्करा किसे कहते हैं? तो ये इसके एग्जाम्पल्स सारे मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड यानी डाइसेकेराइड इसके अंदर आ जाएंगे। और अशर्करा नॉन शुगर जो है ना, उसमें आप लकड़ी याद रखो, तो लकड़ी में न तो स्वाद होता है, स्वादहीन होती है, रंगहीन होती है, कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती, जल के अंदर क्या है? अघुलनशील यानी जल में नॉन सोल्यूबल या जल में घुलती नहीं, जल में अविलेय होती है। ये क्या है? भौतिक गुण के आधार पे कार्बोहाइड्रेट को हम दो प्रकार में बांटते हैं, कौन? शर्करा और अशर्करा। अब जल अपघटन, जब आप कार्बोहाइड्रेट को पानी में डालो, पानी में डालने के बाद वो टूटे, टूटने के बाद वो कितनी इकाइयां छोड़ेगा, कितनी इकाइयों में टूटेगा, उसके आधार पे जल अपघटन के आधार पे इसको अलग अलग तीन प्रकार में बांटते हैं हम। जल अपघटन के आधार पे इसके तीन प्रकार है। एक को बोलते हैं मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, एक को बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, एक को बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। तीसरा क्या है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, तो इसको तीन प्रकार में बांटेंगे। मोनो मीन्स एक, यानी ये कार्बोहाइड्रेट खुद एक सिंगल इकाई होती है। इनको अगर आप जल में डालोगे तो इसका आगे और फर्दर हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन नहीं होता, इसको आगे और तोड़ना संभव नहीं है, खुद अकेली इकाई है, आगे जुड़ी हुई नहीं है, सिंगल ही है ये। इसमें क्या लिखोगे? ये एकल इकाई होती, ये एकल इकाई होती है। इनका आगे जल अपघटन नहीं होता, यानी इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, जल अपघटन नहीं होता। और इसके अंदर अब देखो कार्बन की संख्या के आधार पर इसको अलग अलग प्रकार में बांटते हैं। जैसे एग्जांपल लिखें, जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड, क्या नाम है? ग्लिसरैल्डिहाइड, इसमें कितने हैं? 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन का तो बोलते हैं ट्राइसेकेराइड, ऐसा है ना, ये हेट्रोज, ट्रायोज, है ना। ऐसे 4 कार्बन होते थ्रियोज, थ्रियोज, इसमें कितने हैं? 4 कार्बन वाली मोनोसेकेराइड है। जैसे पेंटोज, पेंटोज ये, और पेंटोज में जैसे राइबोज है, ये क्या है? 5 कार्बन वाली है, राइबोज 5 कार्बन वाली है।
हेक्सोज, हेक्सोज में कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन, 6 कार्बन वाली हैं। जैसे इसके अंदर आप लिखोगे ना, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इसके अंदर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? इसमें ग्लूकोज आ जाएगा और क्या आ जाएगा? फ्रक्टोज, जिसमें 6 कार्बन है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस में आ जाएंगे? हेक्सोज में। तो ये सारे क्या है? मोनोसेकेराइड के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा हेक्सोज के अंदर मेनोज आ जाएगा, आप लिख लेना, यहाँ जगह नहीं नीचे आप लिख सकते हो, मेनोज आ जाएगा, गिलेक्टोज आ जाएगा, जिसके अंदर भी कितने हैं? 6 कार्बन है। मेनोज है, गिलेक्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सारे क्या है? मोनोसेकेराइड और 6 कार्बन वाले हैं, इनको बोलते हैं हेक्सोज। और कार्बोहाइड्रेट का जब नामकरण करते हैं ना, कार्बन की संख्या के आगे ओज लगाते हैं, कार्बन की संख्या नंबर प्लस ओज। अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोज, 4 है टेट्राओज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, इस तरह से। तो हेक्सोज है उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, ग्लेक्टोज, ये सारे किस में आते हैं? हेक्सोज के अंदर आते हैं। ओलिगोसेकेराइड है ना, अगर इनका जल अपघटन किया जाए, इसके जल अपघटन से क्या है? लगभग 2 से लेकर 10 तक इकाइयां प्राप्त होती। क्या लिखोगे? इनके जल अपघटन से, जल अपघटन से 2 से 10 मोनोसेकेराइड, 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती। 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, 2 से 10 मिलेगी। जैसे इसके अंदर एग्जांपल करें तो आपके सिलेबस में जो है 3 मेन याद रखनी है, तीनों डाइसेकेराइड है। तो क्या है? डाइसेकेराइड। इनका जल अपघटन करें तो 2 इकाइयां प्राप्त होगी। जैसे माल्टोज, अगर इसका जल अपघटन किया जाए तो 2 इकाई ग्लूकोज की प्राप्त होती, माल्टोज। लेक्टोज, इसका अगर जल अपघटन किया जाए तो एक तो ग्लेक्टोज और एक ग्लूकोज प्राप्त होता है। इसी प्रकार से सुक्रोज, अगर इसका जल अपघटन किया जाए तो एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का प्राप्त होता है। आगे पूरा पढ़ेंगे इनके बारे में पूरा डिटेल से। तो ये तीनों क्या है? ओलिगोसेकेराइड में आती है, जो डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। इसमें जल अपघटन करवाएं तो 2 से लेकर 10 तक इकाइयां प्राप्त, उनको क्या बोलते हैं? ओलिगोसेकेराइड कहा जाता है। और एक है फिर पॉलीसेकेराइड। पोली मतलब बहुत सारे, जिनके जल अपघटन से जल 10 से अधिक इकाइयां प्राप्त हो। इनके जल अपघटन से 10 से अधिक, 10 से अधिक मोनोसेकेराइड, 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती। इकाइयां प्राप्ति, जैसे स्टार्च, पूरा पढ़ेंगे, स्टार्च है, सेलुलोज है, ये किस में आते हैं? सारे पॉलीसेकेराइड में आते हैं। वैसे अशर्करा वाले भाग है। तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है, यानी कार्बोहाइड्रेट का क्या है? वर्गीकरण है, जो थोड़ा सा आपको याद रखना है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण या कार्बोहाइड्रेट को कितने प्रकार में बांटा जाता है। उस अवस्था में फिर आपको कार्बोहाइड्रेट है क्या, थोड़ा वो लिखना है। के बाद उसकी तो डेफिनेशन, नई परिभाषा, पुरानी वाली परिभाषा, फिर कार्बोहाइड्रेट है उसका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। और वर्गीकरण में कार्बोहाइड्रेट को बांटने के मेन 2 आधार हैं, भौतिक गुण, भौतिक गुण में रंग है, गंध है, संरचना कैसी है, स्वाद कैसा होता है, जल में घुलता कि नहीं घुलता, वो सारे गुण क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण होते हैं। उसके आधार पर इसको 2 प्रकार में बांटा है, शर्करा और अशर्करा वाले भाग में। शर्करा में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, वो फिर एक एग्जाम्पल आपको याद रखना, उदाहरण शर्करा वाले। अशर्करा में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, वो फिर इसके आपको एग्जाम्पल याद रखनी है अशर्करा वाले भाग में, ठीक है ना। फिर जल अपघटन के आधार पे इसको, यानी जब इसको पानी में डाला जाए, कार्बोहाइड्रेट को पानी में डालने के बाद यह कार्बोहाइड्रेट कितनी छोटी इकाइयों के अंदर बंट जाता है, टूट जाता है, तो बोलते हैं इसको यानी जल अपघटन। और इसके आधार पे इसको 3 प्रकार में बांटते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में एक इकाइयां होती है, ये अकेली सिर्फ एक सिंगल यूनिट है। इसको अगर पानी में डालोगे तो इसका आगे और जल अपघटन नहीं होगा, ये खुद अकेली इकाई है। 3 इकाइयों के मिलने से आगे फिर ओलिगोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड बनेंगी, वो छोटी इकाई है। और इसके अंदर मोनोसेकेराइड के अंदर फिर एग्जाम्पल याद रखनी है आपको,
ग्लिसरैल्डिहाइड जिसमें 3 कार्बन है, हो सकता है 4 कार्बन वाला हो जैसे थ्रियोज है, हो सकता है 5 कार्बन वाला हो जैसे पेंटोज, जैसे राइबोज है, पेंटोज में आता है, हो सकता है 6 कार्बन हो इसके अंदर मोनोसेक्राइड में, वो हेक्सोज में आता है, 6 के लिए हेक्सोज के अंदर, जैसे फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, मेनोज है, गिलेक्टोज है, वो किस में आते हैं सारे हेक्सोज के अंदर आएंगे। फिर ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड यानी जिनको अगर आप जल में डालो, जल में डालने के बाद उनके जल अपघटन से 2 से लेकर 10 तक छोटी इकाइयां अलग अलग भागों में टूट जाती है, 2 से 10 तक इकाइयां हमें अलग अलग प्राप्त होगी, या उनको बोलते हैं मोनोसेक्राइड, सिंगल यूनिट। 10 तक मोनोसेक्राइड प्राप्त हो वो बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड। इसके अंदर 3 याद रखने हैं आपको, डाइसेक्राइड वाले माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, इनके बारे में स्ट्रक्चर वगैरह पूरी पढ़ेंगे। फिर है पॉलीसेक्राइड, और पॉलीसेक्राइड में क्या है, इनके जल अपघटन से 10 से अधिक इकाइयां, 100, 150, 200, 1000 तक इकाइयां प्राप्त होती है। और इसके अंदर बहुत सारी मोनोसेक्राइड इकाइयां एक लंबी श्रृंखला में या तिर्यक बंध के द्वारा जुड़कर एक बड़ी संरचना बना लेती हैं, एक बहुलक की तरह जुड़ती है, इसको बोलते हैं वृत्त अणु या मैक्रोमोलिक्यूल है ये। इसके अंदर क्या है, स्टार्च और सेलुलोज, 2 नाम आपको याद रखनी है, ठीक है ना, सेलुलोज। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है यहाँ तक, तो यहाँ तक आप करो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमें करना है वो है ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है, फ्रक्टोज के बारे में। मोनोसेक्राइड में पढ़ेंगे हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये 2 मेन है, थोड़ा राइबोज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डाइसेक्राइड में माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम स्टार्च और सेलुलोज। इसके बीच में अदर फर्दर और कुछ भी टॉपिक साथ साथ आएंगे, साथ में टॉपिक जो आएंगे ना वो टॉपिक ग्लूकोज फ्रक्टोज से रिलेटेड आएंगे, वो टॉपिक माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज से रिलेटेड आएंगे, साथ हो जाएंगे। स्टार्च सेलुलोज का साथ में आएगा, साथ हो जाएगा। ये सारे हमें ज़्यादा नहीं, 2, 3, 5 और 2, 7, 7 कंपाउंड के बारे में पढ़ना है मेन। उसके बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। कितना आप उतारो ये।